गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रेजिस्टिविटी का टॉपिक खत्म किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है 12.3 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स है 12.3। उसमें हमारे पास दिया हुआ है v इक्वल टू 220 वोल्ट। एंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, R रेजिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास 12,000 ohms। तो I हमें फाइंड आउट करना है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई R। V कितना है 12.220 बाई 200। तो जीरो कैंसिल होगी, क्या आया 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट बी पार्ट में इसका क्या निकालना है हमें, बी पार्ट में तो I निकालना है V इक्वल टू आई आर। तो V कितना है हमारे पास 220 इक्वल टू I हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 100 ओम। I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R। तो 220 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल होगी। तो I की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2.2 एम्पियर। तो ये होगी हमारे पास 12.3 A पार्ट और B पार्ट। अब हम पढ़ते हैं, एग्जांपल है 12.4 में देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। 12.4 में दिया हुआ है V दिया हुआ है हमारे पास 60। V इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट। इसके बाद I दिया हुआ है 4 एम्पियर करंट दिया हुआ है। तो R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। R इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू क्या हो गया IR। तो V इक्वल टू IR, V हमारे पास है 60 और I है हमारे पास 4 एम्पियर और R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 4, 2 30 और 2, तो कितना हो गया 15 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। तो ये हम करते हैं 12.5। जो 12.5 न्यूमेरिकल्स है वो देखो, उसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास। उसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी निकालनी है। एक वायर है जिसका टेम्परेचर यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम और जो रेजिस्टिविटी है वो हमें नहीं पता, फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू रो L बाई A। तो लेंथ हमारे पास दी हुई है, हमारे पास वो है 1 मीटर 1 mm। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 26 ओम। 20 डिग्री टेम्परेचर पे हमने इसको निकालना है। तो R की वैल्यू पुट कर दो 26 इक्वल टू रो हमारे पास है नहीं, L है हमारे पास 1। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू एरिया होता है पाई d स्क्वायर बाई 4। अब मैंने यहां पर एरिया इक्वल टू 1 पाई d स्क्वायर बाई 4 यहां पर मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, अब यहां से हम निकाल सकते हैं। तो एक्यूरेसी जो हम देखेंगे वो तो बाद में पता चलेगी। यहां पर हम रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं 1 पाई की वैल्यू 3 यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर दिया हुआ है इसने हमारे पास 0.33 एम्पियर। तो डायमीटर दिया हुआ है 0.33 mm। तो इसको मैंने चेंज कर देता हूं, तो ये चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और अब बाई 4 और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया। अब जैसे हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 706 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 मीटर स्क्वायर। तो अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ गई,
रजिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 7.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। अब इसे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 26 से मल्टीप्लाई करियो तो रजिस्टिविटी होगी 26 मल्टीप्लाई 7.06 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर। देन द रजिस्टिविटी कितनी आ गई 1.8 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो ये हो सकती है मैग्नीशियम वायर की रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 ओम और इसके बाद इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। एरिया दिया हुआ है A। अब उसको एरिया सेकेंड एरिया हो गया 2A। जब उस वायर को डबल कर दिया तो उसकी लेंथ जो है हमारे पास लेंथ दे रखी है L और लेंथ को क्या कर दिया हाफ कर दिया तो L/2 लेंथ को हमने हाफ कर दिया। तो रो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है रो L/A। तो देन सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी यही होगा रो L/A। अब यहां से हमने क्या कर दिया R2 की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं मेरे को तो R2 की वैल्यू चाहिए तो R2 की रो L/2 बाई एरिया 2A। तो मैं इसको R1/R2 तो R1/R2 तो यही हो गया हमारे पास L/2/2A। तो 2A ऊपर गया L 2 मल्टीप्लाई 2A तो कितना हो गया भाई L वैसे भी 1/4 होगा 1/4 होगा क्योंकि पहला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4। तो R1 की वैल्यू 4 यहां से L 4 क्योंकि L/4 हो गया 4A। तो ये यहां से 4 तो 4/4 तो 1 ओम का रेजिस्टर आएगा सेकेंड 1/4 हो जाएगा उसका। अब इसके बाद हम फर्स्ट characteristics of resistance in series की करेक्टरिस्टिक क्या होती है रेजिस्टेंस में। तो करेक्टरिस्टिक सीरीज में पहले तो सेम करंट ईच रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होगा वोल्टेज applied voltage V equal to V1 plus V2 plus V3। थर्ड maximum potential difference in higher resistance। हाइयर रेजिस्टेंस की मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगी जो हाइयर रेजिस्टेंस होगा। जैसे ये पहला रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का रजिस्टर है ये दूसरा रजिस्टर है ये 3 ओम का रजिस्टर है ये थर्ड रजिस्टर है ये 6 ओम का रजिस्टर है। तो इसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वोल्टेज जो ये लेगा तो ये वोल्टेज जो लेगा ये सबसे ज्यादा वोल्टेज लेगा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा वो लेगा। समझ में आएगी बात। तो हाइयर रेजिस्टेंस की अब करेक्टरिस्टिक है सेकंड है characteristics of series parallel resistance। पैरेलल रेजिस्टेंस की करेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट सेम करंट नहीं होगा डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर अप्लाइड वोल्टेज भी अलग अलग होगी। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ऑल रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगी। सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे जो हमारे पास करंट है करंट इज डिफरेंट in each resistance। ईच रजिस्टर डिफरेंट करंट होगा
थर्ड जो करंट होगा, टोटल करंट होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लिस्ट ऑफ द lowest रेजिस्टेंस यानी कि जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी लीस्ट वैल्यू होगी। जैसे ये रेजिस्टेंस है, अब जैसे पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसकी वैल्यू है R, यानी कि 2, इसकी 3, इसकी 4, 2 3 6 ओम का रजिस्टर है। अब इसको मैं पैरेलल में कंबाइन करता हूं तो 1/3 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब मैंने इसका 6 एलसीएम ले लिया। अब यहां पर 3 2 1 तो 6/6, तो 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, R की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये इक्विवेलेंट लीस्ट रेजिस्टेंस 2 है, तो इससे भी लोएस्ट वैल्यू आएगी। ये बात यहां पर हमने लिख दी। रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो लीस्ट वैल्यू होगी इस लोएस्ट रेजिस्टेंस से भी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट। अब हमने देखा, पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिक पर्पस, जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होती हैं, इन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस केटल, हीटर, आयरन, ये जो इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये गर्म हो जाती है थोड़ी देर। अप ऑफ निक्रोनियम वायर से बनी होती है ये, और मेड बाय अलोय किसका है, निकल और कैडमियम, निकल और कैडमियम से बना होता है। तो देन sometime is very hot, तो ये रेड हॉट भी कह सकते हो, हॉट गर्म हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। अगर इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कहेंगे, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क, द एनर्जी स्पेंट in moving charge इलेक्ट्रिकल चार्ज कंडक्टर, जो एक कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो दिस इज एनर्जी। तो ये प्रोवाइड कौन करवाता है, सेल। दिस एनर्जी आर प्रोवाइडेड बाय सेल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अब सेल क्या होता है, जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी, सेल इज
cell is convert chemical energy into electric energy। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पर V इक्वल टू, हमें पता है W/Q, तो V इक्वल टू W/Q है। अब यहां से हमने पता किया कि भाई जो एनर्जी है वो स्पेंड होती है, यानी कि स्पेंड होती है, स्पेंड करता है इन मूविंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो चार्ज के द्वारा थ्रू एक कंडक्टर में जो चार्ज, यहां से ये कंडक्टर है, यहां से जो एनर्जी यहां तक गई है। तो ये किसने क्या किया, इसने काम ही तो किया है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो था। यहां से कंडक्टर में दिस एनर्जी प्रोवाइड, ये एनर्जी किसने दी, जैसे एक सेल लगा दिया। अब ये यहां से चला, जो करंट चला यहां से चला, तो यहां भी आई आया, यहां भी आई आया, यहां भी आई आया, तो यहां भी तो आई ही आया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जाएगा ना करंट। तो ऐसे यहां से आई गया, तो यहां से भी आई गया, यहां पर आई पहुंचा, फिर यहां तक आने के बाद है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर दोबारा से ये चार्ज कर देता है इसको, तो ये दोबारा फिर ऐसे ही चक्कर लगाता है, तो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो V इक्वल टू W/Q मैंने यहां पर लिख दिया, और हमें पता है, और यानी कि W इक्वल टू क्या होता है VQ, अब वर्क डन कह लो चाहे हीटिंग इफेक्ट कह लेना, बट Q इक्वल टू क्या होता है IT, जो हमने शुरू में पढ़ा था करंट के बारे में। तो V की जगह पे मैं IT लिख सकता हूं, W इक्वल टू Q की जगह पे मैं IT लिख सकता हूं VIT, तो VIT हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब V इक्वल टू क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, एज पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। तो अब मैं V की वैल्यू यहां पर पुट कर सकता हूं, तो W इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या होगी IR, तो I और T, R की जगह अब मैंने क्या लिख दिया यहां पर I² RT। तो हमारे पास दो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइप की होगी, सॉरी हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया H इक्वल टू, एक तो मैं लिखूंगा VQ, दूसरा क्या लिख सकता हूं VIT, और थर्ड क्या लिख सकता हूं I² RT। तो ये हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क, अगर ये डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ वर्क या एनर्जी, अमाउंट ऑफ वर्क या एनर्जी इन 1 सेकेंड, या एज पर यूनिट टाइम, या वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी एज पर यूनिट 1 टाइम, या फिर कह सकते हैं वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट दर W/, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा W/T। अब मैंने यहां पर W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क भी तो पावर ही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होगी, तो यहां पर मैंने P इक्वल टू क्या लिख दिया W/T। अब W/T, अब मैंने यहां पर पता है कि W इक्वल टू, हमें पता है W इक्वल टू VQ होता है, और ये भी पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है IT। तो अब मैंने W की जगह पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा W की जगह पे, तो P इक्वल टू W की जगह पे मैंने क्या लिख दिया VQ और बाई T। तो Q यहां से अब मैं I का फॉर्मूला निकालता हूं, तो Q/T, तो अब मैंने यहां पर इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं VI, तो ये हमारे पास पावर होगी। अब V इक्वल टू एज पर ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखूं तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R।
तो यहां से मैंने v इक्वल टू आई आर, तब मैं पहले v की वैल्यू पुट करता हूं आई आर और i, तो क्या हो गया सेकंड में, अब आई स्क्वायर आर भी तो हो गया ना। अब यहां से क्या किया, v की वैल्यू पुट कर, i की वैल्यू पुट कर दी, v बाई आर इसका स्क्वायर और r ये ऊपर है ही। अब यहां से ये क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और यहां पर r, अब r स्क्वायर को मैंने डबल कर दिया तो ये r से एक r कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बच गया v स्क्वायर बाई r। तो अब मेरे पास मैं पावर क्या लिख सकता हूं, p इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, p इक्वल टू एक तो हो गया w बाई टी, नेक्स्ट क्या हो गया vi, अब नेक्स्ट इससे i स्क्वायर r, अब नेक्स्ट इससे v स्क्वायर बाई r। तो ये हमारे पास पावर आ गई। तो पावर में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या चीज दी हुई है, कौन सा फार्मूला यूज कर। 1 किलोवाट आवर, 1 वाट इक्वल टू पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो वाट होती है, W से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अब 1 वाट इक्वल टू किसके बराबर होता है 1000, 1 वाट इक्वल टू 1000 पर सेकेंड जूल, 1000 जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड ये होता है। अब यहां पर मैं कहूं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 किलो वाट आवर को कन्वर्ट करना है, 1 किलो वाट आवर इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, पहले मेरे को ये पता होना चाहिए 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट। अब इसके बाद 1 आवर के बारे में पता होना चाहिए, तो 3600 सेकेंड। अब यहां से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 3600। अब यहां से देखो कितना हो गया 3 6 3 और 2 5, तो 5, अब यहां से 2 5 होगी। अब इसको मेरे को स्टैंडर्ड यूनिट में लेके जाना है, तो 36 10 की पावर 5। अब यहां से फिर मैंने को स्टैंडर्ड यूनिट में जाने के लिए क्या करना, 36 10 की पावर 5, तो यहां से मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 10 से ही डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6 वाट सेकेंड, वाट पर सेकेंड।